हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण या PLFS के मुताबिक अप्रैल से जून 2023 के बीच देश में बेरोजगारी दर में कमी देखी गई है। इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी सुधार हुआ है। आपको बता दें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का एक महत्वपूर्ण सर्वे है। इसे NSO ने अप्रैल 2017 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अल्प समय अंतराल में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिक बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। ब्रोंज डायबिटीज शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 60 से 70 साल की उम्र के बीच शुरू होते हैं। और दूसरा कथन, ये एक वंशानुगत स्थिति है जहां शरीर में आयरन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हेमोक्रोमैटोसिस या ब्रोंज डायबिटीज के बारे में जानकारी साझा की। ब्रोंज डायबिटीज एक आयरन अधिभार रोग है जो शरीर को बहुत अधिक आयरन को अवशोषित और संग्रहित करने का कारण होता है। इसके लक्षण आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये एक वंशानुगत स्थिति है जहां शरीर में आयरन का स्तर कई वर्षों में धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके सामान्य लक्षणों में शामिल है हर समय बहुत अधिक थकान महसूस होना, वजन कम होना, कमजोरी और जोड़ों में दर्द आदि। फ्लेबोटॉमी प्राथमिक हेमोक्रोमैटोसिस के लिए मानक उपचार है। इसमें शरीर में आयरन को नियंत्रित करने वाली मुख्य लाल रक्त कोशिकाओं को हटाकर आयरन विषाक्तता को कम किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा क्यूरेटिव पिटीशन शब्द किस मामले से संबंधित है? ए, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, बी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सी, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य या फिर डी, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट दूरसंचार विभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व या AGR बकाया की गणना में अंक गणितीय त्रुटियों का हवाला देते हुए वोडाफोन इंडिया और भारती एयरटेल द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर खुली अदालत में सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। क्यूरेटिव पिटीशन या सुधारात्मक याचिका अदालत से अपने फैसले की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने के लिए कहने का एक तरीका है। ये समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर की जाती है। ये लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का अंतिम और आखिरी विकल्प है, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है। इसकी अवधारणा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले से उत्पन्न हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि न्याय की घोर कमी को सुधारने के लिए अदालत पीड़िता द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका की अनुमति देगी, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे तंजानिया द्वारा लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य केवल बाघ, चीता और जगुआर का संरक्षण करना है। इनमें से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे प्रमुख भारतीय कार्यक्रमों में शामिल होने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा एक मेगा वैश्विक गठबंधन है। इसे अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इसकी सदस्यता 97 रेंज देशों के लिए खुली हुई है, जिनमें इन बड़ी बिल्लियों का प्राकृतिक आवास, साथ ही कुछ अन्य इच्छुक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हैं। ये सदस्य देशों को ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने और संभावित आवासों में पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समर्थन देने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला डांसिंग फ्रॉग या माइक्रिक्सलस भारत के किस भाग का स्थानिक जीव है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत या फिर उत्तर पश्चिम भारत? तो आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। हाल ही में ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट का दूसरा संस्करण जारी किया गया।
भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के अनुसार डांसिंग फ्रॉग या माइक्रिक्स जो पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं, भारत की सबसे खतरनाक उभयचर प्रजाति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रिक्स जीनस से संबंधित मेंढकों की 24 प्रजातियों में से 2 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय पाया गया और 15 को लुप्तप्राय पाया गया। ये दुनिया की 5वीं सबसे अधिक खतरे वाली प्रजाति है और इसकी 92% प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। जलधाराओं के पास पाए जाने वाले नाचते हुए मेंढक एक अनोखा प्रदर्शन करते हैं। इस कार्य को फुट फ्लैगिंग कहा जाता है और इससे प्रजाति को उनका नाम मिलता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव या ICRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है। और कथन 2, इस पहल की शुरुआत वर्ष 1994 में 8 देशों द्वारा की गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव या ICRI ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स या GFCR और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस यानी HLCC की साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेक थ्रू पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है। ये दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों एवं संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 1994 में 8 देशों द्वारा की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इसकी घोषणा वर्ष 1994 में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले सम्मेलन में की गई थी। ICRI से जुड़े संगठनों की संख्या 101 है, जिनमें भारत सहित 45 देश शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरा कथन, घाटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद को समाप्त करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल को अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कृष्णा नदी गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सतारा के निकट होता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 राज्यों यानी महाराष्ट्र में 303 किलोमीटर, उत्तरी कर्नाटक में 480 किलोमीटर और शेष 1300 किलोमीटर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। घाटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं, तो वहीं भीमा, मुसी और मुन्नेरू बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने इजरायल में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन हिंद, ऑपरेशन अजय या फिर ऑपरेशन कावेरी। आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अजय। हाल ही में भारत सरकार ने इजरायल में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। दरअसल गाजा से हमास समूह द्वारा इजरायल के खिलाफ किए गए बहुआयामी हमलों और उसके बाद इजरायली जवाबी कार्रवाई में लगभग 2150 लोग मारे गए हैं। इस स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके तहत भारतीयों को देश लौटने में मदद के लिए विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में लगभग 18,000 भारतीय इजरायल में रह रहे हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की बैगा जनजाति को आवास अधिकार या हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर या उत्तराखंड। आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति समूह को आवास अधिकार या हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। इसी के साथ बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या PVTG छत्तीसगढ़ में कमार PVTG के बाद आवास अधिकार प्राप्त करने वाला राज्य का दूसरा समुदाय बन गया है। आवास अधिकारों की मान्यता इन स्वदेशी समूहों की संस्कृति, आजीविका और विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि बैगा एक जातीय समूह है जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में और आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए पक्षी रूडी शेलडुक की IUCN स्थिति क्या है। लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटेंड। तो आंसर है ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में सुरखाब पक्षी के नाम से मशहूर रूडी शेलडुक के लगभग 50 पक्षियों का पहला झुंड उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पहुंचा। आपको बता दें कि रूडी शेलडुक एक प्रवासी पक्षी प्रजाति है जो मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में प्रजनन के लिए जानी जाती है।
भारत में इसे ब्राह्मणी बत्तख के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप, एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका में पाई जाती है। ये बड़ी आर्द्र भूमियों, नमक की झीलों, क्रेटर झीलों, मिट्टी के समतल और शिगल तटों वाली नदियों में निवास करती है। इसकी आयुसीएन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। गौरतलब है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। ये राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी विश्व व्यापार संगठन, सी एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।